अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। नून लीग की सियासत और इंतखाबी मुस्तकबिल को लेकर पिछले कुछ अरसे से कई अहम सवालात उठते रहे हैं। नून लीग का सियासी बयानिया मुस्तकिल कंफ्यूजन का शिकार है जो खत्म होने का नाम ही ले रहा और हम अपने पिछले प्रोग्रामों में कई बार इस पर बात करते रहे हैं कि इस कंफ्यूजन की वजह से पार्टी में दरार वाजे हो चुकी है। नून लीग का वोटर और सपोर्टर कंफ्यूज है और इस तकसीम की वजह से नून लीग को काफी हद तक सियासी और इंतखाबी नुकसान भी उठाना पड़ा है। इस हफ्ते दो बड़े सियासी रहनुमाओं ने अहम इंटरव्यूज दिए हैं। एक रहनुमा ख्वाजा आसिफ है जो नून लीग में अभी भी मौजूद हैं और उन्हें नवाज शरीफ का बहुत करीबी साथी समझा जाता है, जबकि दूसरी तरफ चौधरी निसार हैं जो पार्टी में 30 साल से ज्यादा का अरसा गुजारने के बाद अपनी राहें जुदा कर चुके हैं। और अहम बात यह है कि ये दोनों रहनुमा समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने लिए सारे दरवाजे खुले रखे हैं और पीपल्स पार्टी नून लीग के मुकाबले में बहुत बेहतर सियासत कर रही है। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार ने कल जियो न्यूज के प्रोग्राम जिरगा में एक अहम इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि नून लीग के मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्ज बहुत बेहतर है। जब चौधरी निसार से सवाल हुआ कि नून लीग पीपल्स पार्टी या पीटीआई में से इस वक्त बेहतर सियासत कौन सी जमात कर रही है, तो चौधरी निसार ने वाज़ेह तौर पर कहा कि पीपल्स पार्टी अपने सियासी पत्ते बहुत बेहतर खेल रही है क्योंकि पीपल्स पार्टी की क़यादत उतने ही पैर फैला रही है जितने एक सियासी जमात को फैलाने चाहिए। पीपल्स पार्टी अपना सही खेल रही है और उसकी वजह मैं बताता हूँ। एक सियासतदान को और ख़ासकर सियासी लीडर को इतनी पाँव फैलाने चाहिए जितनी चादर है, बल्कि उससे थोड़े कम फैलाने चाहिए। तो पीपल्स पार्टी अपनी सियासी ताकत, अपने मकासद को मद्देनज़र रखते हुए अपने पाँव फैला रही है और मेरा ख्याल है कि मौजूदा हालात में सबसे बेहतर सियासी कार्ड खेल रही है। पीटीआई चूँकि हुकूमत में है और कामयाब भी है और फ़ौज के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ठीक ठाक उनके ताल्लुक हैं, तो मैं उसे दूसरा नंबर दूंगा। चौधरी निसार कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त बेहतर सियासत कर रही है और अपनी इस हिकमत अमली की तहत वो अपने मकासद हासिल कर सकती है। इसी तरह 3 रोज पहले नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि पीपल्स पार्टी से बेशक उनके बहुत सारे सियासी इख्तलाफात हो, मगर आसिफ अली जरदारी बहुत ही ज़ीरक सियासतदान है और जिस किस्म की सियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, इससे इस बात का इम्कान दर्ज नहीं किया जा सकता कि अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी वफाक में अपना हिस्सा लेने में कामयाब हो जाए। अगली हुकूमत मरकज में कौन बनाएगा? पीपल्स पार्टी का उसमें भी कोई हिस्सा निकला है जो है निकल, आपको लगता है कि बन रहा है? मेरे हो सकता है। जरदारी साहब जो है मुमकिनात का खेल खेलने में बड़े माहिर हैं। ख्वाजा आसिफ समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी सियासत कर रही है जिसकी वजह से उसके लिए सारे दरवाजे खुले हैं और हो सकता है कि अगले इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना हिस्सा निकालने में कामयाब हो जाए। अहम बात यह है कि पीपल्स पार्टी के बारे में ख्वाजा आसिफ के अंदाजे पहले भी दुरुस्त साबित होते रहे हैं। जिस वक्त पीडीएम का क़याम हो रहा था उस वक्त ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि आसिफ जरदारी पर एतबार नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमेशा धोखा दिया है। ख्वाजा आसिफ जो बात उस वक्त कर रहे थे, आज नून लीग के अक्सर रहनुमा वही बात कर रहे हैं। इसलिए नून लीग की सियासत और हिकमत अमली पर सवालात उठ रहे हैं कि क्या नून लीग अपने सियासी पत्ते दुरुस्त खेल रही है या नहीं, और क्या मौजूदा हिकमत अमली और बयानिया नून लीग को अगले इलेक्शन में कामयाबी दिलवा भी सकता है या नहीं। इन तमाम मामलों पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग प्रेसिडेंट और पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। वैसे तो नून लीग की सियासत के हवाले से काफ़ी बात हो रही है कि दो बयानिए किस हद तक हर्ट कर रहे हैं नून लीग की सियासत को, लेकिन अभी इस हफ्ते 2 सीनियर सियासतदानों ने इंटरव्यू दिए हैं। एक अभी भी नून लीग का हिस्सा है ख्वाजा आसिफ साहब, और एक अब नून लीग से अलहदा हो चुके हैं चौधरी निसार साहब। दोनों का यह मानना है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त ज्यादा बेहतर सियासत कर रही है और 2023 के लिए अपने लिए बेहतर मौके इस वक्त उन्होंने अपने लिए रखे हुए हैं। ये उनकी राय हो सकती है, मैं इसे इत्तेफाक नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पीपल्स पार्टी की सियासत का अपना एक तरीका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज मुल्क में वाहिद जमात है जो आइन की बात कर रही है, जो ये कहती है कि मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ आइन की बालादस्ती में और अवाम के वोट को एहतराम देने में है, अवाम की राय को एहतराम देने में है। ये कोई जमात आज ये बात नहीं करती, सिर्फ PMLN है और PDM का प्लेटफॉर्म है। बाकी तमाम जमातें वही जो पुराना निज़ाम है कि डील कर लो, सौदा कर लो और इक़्तिदार में आने की कोशिश करो, तो वो उनका तरीका है। हमें कम से कम हम ये समझते हैं कि उससे मुल्क के मसाइल
ना हल हुए हैं ना होंगे। और इसमें आप पीपल्स पार्टी को भी शामिल कर रहे हैं कि वो भी इसी किस्म की सियासत करें कि डील कर लो और इक़्तिदार में आ जाओ? देखिए, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन आइन की बात क्यों नहीं करते? वोट की चोरी की बात क्यों नहीं करते? मुल्क के मसाइल के हल की बात क्यों नहीं करते? अगर आप ये कहें कि 7 मेंबर की जमात पंजाब में अदम एतमाद कर लेगी, इसका क्या मतलब है? अदम एतमाद बड़ी वाज़ेह बात है, पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारा मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलता। तो जो आदमी इस मुल्क में अदम एतमाद की बात करता है, मेरी नज़र में वो सौदे की बात करता है। यानी कि पीपल्स पार्टी अगर कन्विंस्ड है कि अदम एतमाद पे आप लोग कामयाब हो सकते हैं तो वो सौदा करके ही हो सकते हैं, वैसे नहीं हो सकते। जी, अगर वो ये समझते हैं कि अदम एतमाद है तो अदम एतमाद सौदे के बगैर मुमकिन नहीं है। सही, लेकिन यहाँ तो ख्वाजा आसिफ साहब ने उस इंटरव्यू में कहा कि 2023 में हो सकता है कि पीपल्स पार्टी का कुछ शेर निकल आए। चौधरी निसार साहब ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बेहतर सियासत कर रही है, तो कोई तो वजह होगी। और आपको नहीं लगता कि रिकंसिडर करने की जरूरत है जिस किस्म की सियासत आप कर रहे हैं? जमात को अपनी सियासत को देखना चाहिए, लेकिन कुछ असूल भी होने चाहिए सियासत में। हर कीमत पर इक़्तिदार का असूल कोई सियासत नहीं है, वो मुल्क के लिए ख़राबी का बायस है। आप एक इलेक्शन और हार जाएंगे, फिर क्या क़यामत आ जाएगी? आप असूलों पर रहेंगे तो ये वोटर भी आपके साथ रहेगा और पाकिस्तान का भी फ़ायदा उसी काम में है। अगर पाकिस्तान में सियासतदान सौदे करके इक़्तिदार में आते रहे तो पाकिस्तान आगे नहीं चलेगा। सौदा ना करें, लेकिन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स तो करनी पड़ेगी, तभी इक़्तिदार में आएंगे ना, और तभी मुल्क के मसाइल जो है वो हल करने के आप पोजीशन में होंगे। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स अगर सौदे को कहते हैं तो मैं माजरत चाहता हूँ। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स अगर आप लोगों ने की होती तो आपके वो अंदाजे तो गलत साबित ना होते जो कि हुए हैं। मिसाल के तौर पे ख्वाजा आसिफ साहब जब ये पीडीएम बन रही थी उस वक्त उन्होंने कहा था आसिफ अली जरदारी पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, जो हमारा माजी रहा है। तो आज वो सही साबित हुए हैं, आपकी जमात गलत साबित हुई है, ऐसा ही है ना? देखिए, हमारी जमात गलत साबित नहीं हुई। हमने पूरे एतमाद के साथ, नेकनीयती के साथ तमाम अपोजिशन को इकट्ठा किया। पीडीएम के प्लेटफॉर्म अपोजिशन इकट्ठी हुई, एक मकसद था, और वो मकसद यही था जो मैं बयान कर रहा हूँ कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक चले। जब आखिरी फैसले का वक्त आया कि अपोजिशन लॉन्ग मार्च करे और निकल जाए निज़ाम से, उस वक्त पीपल्स पार्टी ने अपने बहाने से काम लिया। उन्होंने कहा हम सीईसी के पास जाएंगे। हमने कहा आप जाएं। वो सीईसी के पास तो नहीं गए, लेकिन उन्होंने जाकर सेनेट के इलेक्शन में पीडीएम के एतमाद को तोड़कर। आप यही कह रहे हैं कि बड़े मुखलिस तरीके से हमने इत्तेहाद किया था एक मकसद के लिए, लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि ख्वाजा आसिफ ने तो पहले ही कह दिया था कि ये इत्तेहाद ना करे, इतना आगे ना जाए, तो उनका अंदाजा सही साबित हुआ। सही साबित हुआ, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नून लीग गलत साबित हुई। नून लीग ने अगर इतनी कुर्बत बढ़ाई है, इतने करीब गए, गलत साबित हुए ना। ख्वाजा आसिफ साहब का अंदाजा सही साबित हुआ। माजरत करूंगा, जब एक जमात फैसला करती है सबकी मुशावरत से करती है, तो मुशावरत में सब हिस्सेदार होते हैं, तो हम उस फैसले से अलहदा नहीं हो सकते। उस फैसले में ख्वाजा साहब भी शामिल थे, मैं भी शामिल था, शहबाज साहब भी शामिल थे, सब शामिल हैं। वो फैसला गलत साबित हुआ, हमें एतमाद नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एतमाद करना भी ज़रूरी था। ये बात एक दफ़ा अयां हो जाए, ये कहा वो अलहदा हो गए, नुकसान पीपल्स पार्टी का ही होगा। आज 8 जमातें मौजूद हैं और वो यही बात कर रही हैं कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक चलाएं। ये इस बात को आप मामूली समझते हैं, मैं इसको पाकिस्तान के मसाइल के सफ़र की इब्तदा समझता हूँ कि आज वो जमातें जिनको हम गद्दार कहते हैं वो भी आइन की बात कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने अभी जो रिसेंट इंटरव्यू दिया है काशिफ अब्बासी साहब को, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जब मैंने ये बयान दिया था आसिफ अली जरदारी के हवाले से, तो पीपल्स पार्टी या आसिफ अली जरदारी साहब ने मुझसे शिकवा नहीं किया, सबसे ज्यादा मुखालफत मेरी पार्टी के अंदर से हुई थी। उन्होंने क्या कहा था ये सुन लीजिए, इसके बाद इसका जवाब दीजिए। आपको याद होगा कि मैंने आसिफ जरदारी साहब के मतलब एक कमेंट दिया था, मेरी पार्टी ने उसके ऊपर, पीपल्स पार्टी ने इतना एहतजाज नहीं किया, लेकिन मेरी पार्टी ने बड़ा उस पर एहतजाज किया कि पता नहीं ये क्या है, और सोशल मीडिया पे मुझे इतनी गालियाँ पड़ी, सबोटाज करने की कोशिश कर, बिल्कुल इत्तेहाद तोड़ना चाहते हैं। अच्छा, मैं कैद में था और ये लव अफेयर जो है ओवर हो गया, तो ये, और उसके बाद जो है जो हम लोगों ने उनको गालियाँ दी जी। तो उस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब जब ये बात कर रहे थे तो पार्टी एहतजाज क्यों नहीं कर रही थी? उनके तजुर्बे से फ़ायदा क्यों नहीं उठाया? उनकी बात क्यों नहीं सुनी गई उस वक्त? नहीं, तजुर्बे से हमेशा फ़ायदा मुशावरत में उठाया जाता है। जब पार्टी एक फैसले एक रास्ते पर चल रही है, वो गलत रास्ता भी हो, आप समझते हैं गलत है, ख्वाजा साहब भी समझते हैं गलत है, तो अगर आप उस पार्टी के फैसले के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो फिर पार्टी में से भी मुखालफत आती है। ये पार्टी का फैसला था पीडीएम का हिस्सा बनना, उसमें तमाम जमातें शामिल थीं, उसमें हम और सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं थी, उसमें 10 जमातें थीं। पीपल्स पार्टी छोड़ के चली गई,
बात ख़त्म हो गई, अब आगे आगे का रास्ता ढूंढें। तो ये इसीलिए सवाल मैंने आपसे किया था ना कि क्या आप सही सियासी फैसले कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और क्या स्ट्रैटेजी को रिविजिट करने की जरूरत है? क्योंकि अभी ख्वाजा साहब ने इस इंटरव्यू में ये भी कहा है कि पीपल्स पार्टी का स्टेक सिस्टम में ज्यादा था, हमें यह पता होना चाहिए था कि वो इस्तीफे नहीं देंगे और थोड़ी सी लचक दिखानी चाहिए थी इस हवाले से, चाहे वो बयान जो भी दे। तो वो भी आप लोगों ने नहीं दिखाई, वो भी आप लोग मान गए कि पीपल्स पार्टी भी इस्तीफे देगी, बल्कि आपके लोग तो ये कहते थे कि हमसे पहले इस्तीफे देने के लिए वो तैयार है। मिसकैलकुलेशन ही है ना ये भी आपकी सियासत में। पीडीएम एक जमात फैसले नहीं करती, उसमें 10 जमातें थीं, 10 जमातों का एक तहरीक में शिरकत थी। पीपल्स पार्टी उससे बाहर हो गई। पीपल्स पार्टी को आप आज बुरा कहें कल बुरा कहें, उन्होंने अपना फैसला किया है, वो उस तहरीक से बाहर निकल गए। इसमें 100 किस्म की राय होती है एक जमात के अंदर। तो एक दफ़ा जब जमात फैसला कर ले तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ये कहा था या मैंने ये नहीं कहा था। मिसकैलकुलेशन तो है ना, ये तो आप एतराफ करेंगे ना कि अगर आप ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी इस्तीफा दे देगी, जब सब सवाल करते थे सिंध हुकूमत है उनकी, अगर आपकी पंजाब में हुकूमत होती आप भी सैक्रिफाइस नहीं करते वो हुकूमत, पीपल्स पार्टी से क्यों तवक्को लगा के बैठे हुए? हमने अकोमोडेट किया, हमने सूबाई हुकूमत से इस्तीफा नहीं दिया, हमने सेनेट से इस्तीफा नहीं दिया, सिर्फ कौमी असम्बली का इस्तीफा था और उसमें कोई बात नहीं थी। अगर वो इस्तीफा नहीं देना चाहते थे वो आकर बताते थे हम इस्तीफा नहीं देंगे, हमारी सीईसी ने मना कर दिया। पीपल्स पार्टी ने तो एतमाद तोड़ा, हुकूमत के सेनेटर उठाए, अपने साथ मिलाए और लीडर ऑफ दी अपोजिशन की कुर्सी हासिल कर ली सेनेट में। इस बात पर उन्होंने, जब हमने उनसे पूछा कि जनाब ये आपने क्या किया है, उन्होंने पीडीएम छोड़ दिया। उन्होंने बहाना बनाया, नहीं बनाया ये वक्त ही बताएगा। आप लोगों ने शो कॉज नोटिस दिया जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम अलहदा हो। हमने शो कॉज दी कि हमने सिर्फ पूछा कि जनाब ये फैसला हुआ था, आपने पीडीएम का जो बुनियादी नुकता था कि हम सौदे नहीं करेंगे कुर्सियों के लिए, आपने हुकूमत से मिलकर एक सौदा कर लिया, पीडीएम के एतमाद को तोड़ दिया। इसी तरह वजूहात बता दें क्या हैं। उन्होंने कागज फाड़ा और उन्होंने छोड़ अलहदा हो गई, उनका फैसला था, बात खत्म हो गई। तो पीपल्स पार्टी के ये अमल आप समझते हैं कि ऐसा था कि जिसके बाद आप लोगों ने उनके लिए वापसी के दरवाजे बंद कर दिए? नहीं, हमने बंद नहीं किए, हमने कहा एतमाद बहाल करें। मौलाना साहब ने 2 दफ़ा नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप एतमाद बहाल कर दें पीडीएम का और शामिल हो जाएं। हम तो चाहते हैं कि सब अपोजिशन इसमें शामिल हो। मुझे फिर ख्वाजा आसिफ साहब का एक क्लिप आपको सुनाना पड़ेगा क्योंकि वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और एएनपी को दोबारा शामिल करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि मुझे दे टास्क, मैं ये करने के लिए तैयार हूं और ये ना करना गैर सियासी रवैया है। सुनिए जी। इनको वापस लाना चाहिए, पीपल्स पार्टी और एएनपी को वापस लाना चाहिए। उनकी जो कंसिडरेशंस हैं या जो भी उनकी मजबूरियां हैं उसके लिए मार्जिन रख लें, लेकिन दरवाजे तो ना बंद करें। ये गैर सियासी एटीट्यूड है। मुझे कहे मैं असमद यार वली के पास कल चला जाता हूं, मुझे कहे मैं आसूद जरदारी के पास चला जाता हूं, लेकिन आप या जफियां मार लेंदे तो या जड़ा है उन्होंने गाल करनी शुरू कर, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। गैर सियासी एटीट्यूड है बंद करना एएनपी और पीपल्स पार्टी पर। जी ये आप तो सेक्रेटरी जनरल हैं पीडीएम के। माजरत से कहूँगा, पीडीएम का सेक्रेटरी जनरल भी हूँ, इस पार्टी का सीनियर नायब सदर भी हूँ। अगर कल ये फैसला था कि पीपल्स पार्टी धोखा देगी तो हम पीपल्स पार्टी से दूसरी दफ़ा धोखा खाना चाहते, दूसरी दफ़ा डसे जाना चाहते। ये मंतक मेरी समझ में नहीं है। बहरहाल उनकी ख्वाजा साहब की राय है, मैं उस राय का एहतराम करता हूँ। ये बात अपनी जगह, उनको अपनी राय का उन्होंने इजहार कर दिया है, बात खत्म हो गई। सही वो, लेकिन एक लव अफेयर तो आपने शुरू किया, तो कह रहे हैं कि अब शुरू कर लिया है तो थोड़ी सी गुंजाइश दें उनको और शामिल कर लें दोबारा। वो लव अफेयर कुछ खत्म हो गया मेरे ख्याल में, उसको फिर शुरू करने में एतमाद बहाल करना पड़ेगा। आप इस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि ये गैर सियासी रवैया है? उनके लिए अगर दरवाजे बंद कर दिए, ये मुतालबे किए कि पहले आप माफी मांगे या एक्सप्लेनेशन दें, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। दरवाजे हमने बंद नहीं किए, दरवाजे उन्होंने खुद बंद किए, उन्होंने एतमाद तोड़ा है। एक बड़ा फ़र्क होता है। अगर मैं आपका एतमाद तोड़ूं तो फिर मैं ये तवक्को करूं कि दूसरा आदमी आपसे माफ़ी मांगेगा आपके, ये मुमकिन नहीं होता। एतमाद को बहाल करना अब उनका काम है। जब बहाल करेंगे शामिल हो जाएं। ये तो एक तहरीक है, जो उसमें शामिल होगा इसको मज़ीद तक़वियत मिलेगी। शायद साहब कल चौधरी निसार साहब ने भी इंटरव्यू दिया, 30-33 साल तक वो रहे हैं आपकी जमात के साथ, लेकिन फिर भी वो समझते हैं कि आज पीपल्स पार्टी और पीटीआई नून लीग से बेहतर सियासत कर रही है। तो जो पुराने लोग हैं आपके साथ रहे, उनकी भी यही राय है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि पीएमएलएन की जो सियासत है उसकी सिमत गलत है और दुरुस्त करने की जरूरत है? देखिए, मैं हर शख्स की राय का एहतराम करता हूँ, जो राय देते हैं, हर शख्स की अपनी राय होती है। लेकिन मैं इस बात से इत्तफाक नहीं कर सकता कि हम असूलों पर सौदा कर लेके, आइन का तोड़ना कबूल करके, इलेक्शन की चोरी कबूल करके हम सियासत करें। ये मेरी राय है, मेरी जमात भी आज यही सोच रही है। आपकी जमात में सब लोग ये नहीं सोच रहे,
शहबाज शरीफ साहब की राय जो कि सदर है, वो भी मेरे ख्याल से इससे मिलती जुलती राय है चौधरी निसार साहब से, ख्वाजा आसिफ से मिलती जुलती राय है। हमारी प्रेसिडेंट जमात में मुकम्मल इत्तेफाक है इस बात पर कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, इलेक्शन चोरी नहीं होने चाहिए, इदारों को आइनी हदूद में रहना चाहिए। ये तो आप किसी भी पार्टी को उठा के कहेंगे ना, वो यही बातें करेंगे जो आप हम यही बात कर रहे हैं, यही बात शहबाज साहब भी कर रहे हैं, यही बात हर जमात में हर शख्स। रास्ता क्या होगा ये है ना, वहां तक पहुंचने के लिए आप लड़के या एग्रेसिव पोजीशन लेके आगे बढ़े या मुफाहमत के तरीके से उस लेवल पे पढ़े। लड़ाई की कोई बात नहीं होती सियासत में, मुमकिन नहीं है। मुफाहमत किससे करेंगे और मुजाहमत किससे करेंगे? असूल की बात करनी पड़ती है, असूलों पर खड़ा होना पड़ता है। अगर असूलों पर खड़ा होना मुजाहमत है, आइन का दिफा मुजाहमत है, तो फिर सियासत को मुजाहमत समझें। अगर असूलों पर खड़ा होना मुफाहमत है, आइन का दिफा करना जो हमारे हलफ में है मुफाहमत है, तो वो मुफाहमत समझें। हम तो असूलों पर खड़े हैं। हम ये कह रहे हैं हमने हर निज़ाम इस मुल्क में अपना लिया। हमने डायरेक्ट फौजी हुकूमत भी देखी है, हमने इलेक्शन की मैनिपुलेशन भी देखी है, अब हमने हाइब्रिड गवर्नमेंट भी देख ली है। कुछ नहीं हुआ मुल्क में, मुल्क जवाल वजीर है। अब हर सियासतदान असूल की बात करता है। चौधरी निसार साहब का पूरा इंटरव्यू सुने, वो कहते हैं कि मैं असूल पे खड़ा हुआ था, यहीं से मेरा इख्तलाफ पैदा हुआ नवाज शरीफ के साथ और PMLN के साथ। चौधरी निसार साहब अपने असूल की वजह से अलहदा हुए? मुझे नहीं पता हुए, क्योंकि वो तकरीबन 33 साल इस जमात में रहे हैं और हमें आज तक इल्म नहीं कि वो अलहदा क्यों हुए। क्योंकि कभी डिस्कस नहीं हुआ पार्टी में कि वो अलहदा क्यों हुए? नहीं, कभी डिस्कस नहीं हुआ। देखिए, ये तो उन्होंने छोड़ी है ना पार्टी, वो बता सकते हैं कि वो कौन से असूल थे जिनकी वजह से वो अलहदा हुए। 33 साल वो रहे, 28 जुलाई तक वो काबीना का हिस्सा थे, उसके बाद वो जमात के साथ रहे, वो काबीना का हिस्सा नहीं थे। 2018 के इलेक्शन में उन्होंने अपना सिंबल खुद ले लिया। मतलब आप लोग चाहते थे कि वो शेर के निशान पे ही लड़े? जी बिल्कुल, वो अप्लाई करते, शेर के निशान पे लड़ते, बिल्कुल सही। ये मुझे ज़रा बताइएगा कि अब चौधरी निसार साहब ने कहा है कि अगला मेरा सियासी किस जमात में शमूलियत होगी या मैं अपनी सियासत करूंगा, वो फैसला बाद में करूंगा, लेकिन कौमी सियासत में मैं एक्टिव हो गया हूं। क्या नून लीग में अभी तक उनके लिए दरवाजे खुले हुए? देखिए, ये तो वो फैसला कर सकते हैं कि नून लीग में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। जब वो रजू करेंगे उस पर नून लीग फैसला कर लेगी। उनको इस जमात ने बहुत बड़ा मुकाम दिया, बहुत ज़्यादा इज्जत दी, तो जहाँ पर आदमी को इज्जत मिलती है, वो मुकाम मिलता है, वहीं पे आदमी आता है। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि PTI और पीपल्स पार्टी की सियासत बेहतर है, तो उन जमातों से रजू कर सकते हैं। एक और बात इन्होंने की और ये उन्होंने बताया कि जब धरना था तहरीक इंसाफ का 2014 में, तो चौधरी निसार साहब नहीं चाहते थे कि PTI और पैट जो है वो अपारा से उठकर रेड जोन में आए। वो कहते थे कि पार्टी में भी यही था, फैसला हुआ था कि वो आगे नहीं आएंगे। लेकिन बाद में नवाज शरीफ साहब ने खुद ये फैसला किया कि नहीं, इनको आने दिया जाए रेड जोन में। ये बात दुरुस्त है? मुझे इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है कि वो वज़ीर के फैसले को ना माने। वज़ीर फैसला खुद नहीं कर सकता, फैसला प्राइम मिनिस्टर करता है, काबीना करती है। काबीना की नुमाइंदगी जो है वो प्राइम मिनिस्टर करता है, जिम्मेदारी उसकी होती है। हर वज़ीर की हर बात नहीं मानी जाती, आपको दलील से अपनी बात को मनवाना पड़ता है काबीना के सामने, प्राइम मिनिस्टर के सामने। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कबूल नहीं किया, उस फैसले में कोई गलती थी तो वो तारीख का हिस्सा बन गई है, अगर उसमें फ़ायदा था वो भी तारीख का हिस्सा बन गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद। शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। PDM में इख्तलाफात की वजह से पीपल्स पार्टी और ANP अब PDM का हिस्सा नहीं है, और जो इख्तलाफात थे पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के दरमियान, वो इस इशू पर भी थे कि कैसे PTI की हुकूमत को घर भेजा जाए। दीगर जमातें ये समझती थी कि हमें इस्तीफे दे के लॉन्ग मार्च करना चाहिए, जबकि पीपल्स पार्टी की राय ये थी कि पहले पंजाब में अदम एतमाद का वोट लाएं, PTI की हुकूमत को घर भेजें ताकि हुकूमत को कमजोर किया जा सके। जिस पर नून लीग ये सवाल उठाती थी कि हमारे पास नंबर कैसे पूरे होंगे, और पीपल्स पार्टी की उम्मीद ये थी कि PTI में से भी लोग टूटेंगे, और इसके अलावा जो PTI के इत्तेहादी हैं वो भी PTI से नाराज हैं। वो काफ लीग की तरफ देख रहे थे, जो कि हुकूमत की गवर्नेंस के हवाले से कई बयान दे चुकी थी। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या काफ लीग PTI से हट के ऑपोजिशन का साथ दे सकती है अदम एतमाद के वोट में? क्योंकि परवेज इलाही साहब ने जो जियो को इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने शहबाज शरीफ के हवाले से बात की है। शहबाज शरीफ के हवाले से ये कहा है कि उनकी अप्रोच हमेशा बड़ी नेगेटिव रही है। ये भी कहा है कि शहबाज शरीफ का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं हो सकता। उसकी सोच डिफरेंट है, उसकी नेगेटिव सोच है। वो सोच उसको कहीं नहीं लेके जाएगी। मेरा ईमान है
और आप लिख लें, तारीख का हिस्सा होगा ये बात मेरी, कि इंशाल्लाह शहबाज शरीफ किसी जगह आपको आगे नजर नहीं आए। उनका अगला प्राइम मिनिस्टर बनने का चांस नहीं है? कागजों में देख लेना, आप लिख लें। वो तो खैर फैसला अल्लाह ने करना है ना, किसने बनना है। मैं तो सिर्फ कह सकता हूँ कि इन्हें तिलों च कोई तेल नहीं। मैं तो कहता बुज़दार साहब को चेंज नहीं होने देना मैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या परवेज इलाही की इस राय के बाद परवेज इलाही और उनकी जमात नून लीग को सपोर्ट करने के लिए तैयार होगी भी या नहीं होगी। और पीपल्स पार्टी जो कहती है कि अदम एतमाद का वोट हम लेके आ सकते हैं और वो कामयाब हो सकता है, वो कैसे कामयाब होगा अगर काफ लीग इसमें शामिल ना हो। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमा कायरा साहब। कायरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कायरा साहब, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक इख्तलाफ ये रहा है कि पीडीएम में जब आप साथ भी थे कि आगे कैसे बढ़ना है। वो चाहते थे कि इस्तीफों की तरफ जाएं और पीपल्स पार्टी को लगता था कि बेहतर हिकमत अमली ये है कि हम पंजाब के अंदर तब्दीली लेकर आएं, पंजाब के अंदर अदम एतमाद का वोट लेकर आए। और नून लीग सवाल करती थी कि ये कामयाब कैसे हो सकते हैं, कि नंबर कैसे आएंगे। लेकिन जो पीपल्स पार्टी की राय थी उसमें यकीनन काफ लीग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होना था। आज परवेज इलाही साहब ने जो इंटरव्यू दिया है सोहेल वड़ाइच साहब को, उसमें जो राय आई है परवेज इलाही साहब की शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, जो सदर है नून लीग के, वो बड़ी मनफी है। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब बहुत ही नेगेटिव इंसान है, उनकी अप्रोच हमेशा बड़ी मनफी रही है और कोई उनका सियासी मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। तो आपको लगता है कि जो आपकी उम्मीदें थी कि एक चेंज हो सकता है पंजाब में, वो बिल्कुल ही खत्म हो गया है? क्योंकि परवेज इलाही साहब की जो पोजीशन है शहबाज शरीफ के बारे में, वो तो बड़ी वाज़ेह है। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम काफ लीग के सहारे ये अदम एतमाद मूव करेंगे, हमने तो कभी नहीं कहा। हमने तो कहा कि इस वक्त जो पाकिस्तान की अमूमी लोगों की हालत है वो इतनी मुश्किल में है, इतनी तकलीफ में है अवाम, कि वो इस हुकूमत का जल्द खात्मा चाहते हैं। और जो दबाव बढ़ा है वो पीटीआई के अपने जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन पे भी बढ़ गया है और बहुत सारे लोग पीटीआई के इस रवैये के शाकी हैं। लिहाजा वो पीटीआई को छोड़ के वोट देंगे, वो इस हुकूमत का खात्मा चाहेंगे। हमने तो कभी परवेज इलाही साहब का नहीं कहा। परवेज इलाही साहब का अपना माजी में मुस्लिम लीग के साथ बड़ा लव हेट रिलेशनशिप चलता रहा, उनकी अपनी जाती राय है, उसका एहतराम है हमें। तो ऐसा बड़े सीजनड आदमी है, वो अपनी राय दे सकते हैं, आजादाना दे सकते हैं। लेकिन हमारी जो पोजीशन थी वो ये थी कि जिस तरह हमने सेनेट में गिलानी साहब को लॉन्च किया तो हमारे पास नंबर नहीं थे। मुस्लिम लीग हमसे नंबर पूछती थी तो हमने यही कहा कि अपोजिशन सिर्फ नंबर से नहीं खेलती, बाज़ औक़ात वो इलेक्शन भी होते हैं, ये इलेक्शन तो हारने वाला था ही नहीं, बहुत सारे वो इलेक्शन भी होते हैं जो हारने वाले होते हैं। मसला आपको पता होता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनने जा रहा है, उसके पास अक्सरियत है, फिर भी आप अपना कैंडिडेट देते हैं। प्रेसिडेंट कौन बनने जा रहा है, स्पीकर कौन बनने जा रहा है, आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हैं। और दूसरा एतराज जो मुस्लिम लीग हम पे करती थी वो ये था कि एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं हुआ करती। लेकिन हमने उन्हें बारहा ये भी हंसते हंसते ही कहा कि आपको याद होगा एक दफा बीबी शहीद के खिलाफ आपने अदम एतमाद मूव कराई थी और उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ थी, फिर भी हमने उसको डिफीट कर लिया था। तो ये जरूरी नहीं होता कि वो हो, लेकिन अगर वो होता भी, हम दूसरी तरफ खड़े हैं और वो पीटीआई को सपोर्ट फराहम हो रही है, तो अगर उस सपोर्ट की बुनियाद पे आप समझते हैं कि हम डिफीट हो जाएंगे तो हमारा डिफीट होने से क्या नुकसान होगा। कायरा साहब, आप ये कह रहे हैं कि काफ लीग से आपकी उम्मीदें नहीं थी, लेकिन उस वक्त जब आप कहते थे कि अदम एतमाद आनी चाहिए तो आप काफ लीग की तरफ देख रहे थे, आप हुकूमत के दूसरे इत्तेहादियों की तरफ देख रहे थे जो आप समझते थे कि हुकूमत से नाराज है, इसलिए आप उनकी बात करते थे। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि जो इत्तेहादी है यानी कि काफ लीग, वो शहबाज शरीफ से खुश नहीं है, वो हुकूमत के साथ रहना चाहते हैं, वो बुज़दार साहब को 5 साल पूरे करवाना चाहते हैं। तो जब इत्तेहादी आपके साथ नहीं जुड़ेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग क्यों आपको सपोर्ट करेंगे अदम एतमाद में? जिन इत्तेहादियों को उनके साइज से ज्यादा अकोमोडेशन मिली हो वो क्यों छोड़ेंगे जी? वो नाराजगी का इजहार करते रहे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि पीटीआई और काफ लीग या पीटीआई और एमक्यूएम का आपस में जो अलायंस है वो किसी असूल की बुनियाद पे नहीं है, बल्कि इमरान खान साहब तो काफ लीग के बारे में, उसकी क़यादत के बारे में बड़े फजूल रिमार्क्स दिया करते थे। यही सूरत हाल एमक्यूएम की थी। तो ये इकट्ठा करने वालों ने कर दिया है, वो किसी असूल के तहत इकट्ठे नहीं है, लिहाजा वो नाराज हो या ना हो इशू नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि लोगों का दबाव इतना है कि हम अगर कोशिश करते और मुस्लिम लीग कोशिश करती
तो हम ये काम कर सकते थे। और अगर ना होता तो शहजाद सवाल ये है कि हम कह रहे हैं कि जो फोर्सेस इमरान खान को सपोर्ट करती है, जो इलेक्शन को मैनेज और मनूवर करती है, अपनी मर्जी की हुकूमतें कायम करती है, उनको पीछे हटना चाहिए। तो उनसे पीछे हटाने के लिए क्या मुस्लिम लीग बंदूकें उठा के मुसल्लह जदोजहद करेगी, क्या लाठियां उठा के करेगी, या हम सियासी जद्दोजहद के जरिए एक दबाव बढ़ाएंगे और उस दबाव के नतीजे में वो फोर्सेस अपनी अपनी जगह अपनी आईनी हैसियत में जाएंगे। तो क्या दबाव बढ़ाने का नाकाम हो जाती नहीं था सर? अगर इलेक्शन में जाते, हम अदम एतमाद में जाते, और अगर उसको रोका जाता तो कौम के सामने एक और सूरत हाल होती। सर अदम एतमाद अगर नाकाम हो जाती, पूरी है कोई कमिटमेंट है, अगर अदम एतमाद नाकाम हो जाती तो फिर प्रेशर कैसे बिल्ड होता? उल्टा हुकूमत और ताकतवर हो जाती। जैसे जब सादिक संजरानी को, मैं आपको बताता हूं, मैं मिसाल देता हूं, जब सादिक संजरानी को आपने हटाने की कोशिश की, आप नहीं हटा सके, हुकूमत ताकतवर हुई। गिलानी साहब को बनाना, जब आप पीपल्स पार्टी अपना चेयरमैन लाना चाहती थी अभी सेनेट में, और दोबारा सादिक संजरानी साहब आ गए, तो हुकूमत और ताकतवर हुई, ऑपोजिशन कमजोर हुई। ताकतवर तो नहीं हुई, आई एम सॉरी, मैं आपके नैरेटिव से एग्री नहीं करता। हुकूमत एक नंगा डाका मार के, इंतहाई बड़ी बेअसूली करके, सारी अदालतों के मुंह के सामने, उनकी आंखों के सामने डाका मार के, और उन्होंने अपना बेअसूली करके अपना चेयरमैन बना लिया। इससे हुकूमत तगड़ी नहीं हुई, हुकूमत की चूल्हे हिल गई थी। हुकूमत तगड़ी हुई है जिस दिन JUI ने और मुस्लिम लीग ने हमें बिला वजह एक इंतहाई फजूल एतराज पे हमें मजबूर कर दिया और ANP को मजबूर कर दिया कि हम PDM छोड़े। उस दिन के बाद हुकूमत मजबूत हुई और इनकी बगलें इन्होंने बजानी शुरू की है, वरना इनको तो हवाइयां उड़ी हुई। लेकिन कारी साहब, लेकिन ये मुझे बताइएगा कि अगर आप लोगों ने, आप कहते हैं कि उन्होंने बिल्कुल आके एक्सपोज हो गए जब उन्होंने अपना चेयरमैन लेकर आए, तो फिर ये तो PTI आपके हवाले से भी कह सकती है ना कि जिस तरीके से आपने यूसुफ रजा गिलानी को इस्लामाबाद की सीट से सेनेटर बनाया। देखिए हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि लोग PTI से, उनके अंदर बैठे हुए लोग नाराज हैं। वो पाकिस्तान के लोगों के साथ PTI की हुकूमत ने जो जुल्म किया है, महंगाई, बेरोजगारी, बेअसूली और झूठ बोलने की सियासत की बुनियाद पे, उससे लोग तंग हैं। और उनके नुमाइंदों को पता है कि आइंदा आने वाले दिनों में जब इलेक्शन आएगा 2022 में, तो उस इलेक्शन के अंदर क्या हालत होगी। लिहाजा वो अपने फ्यूचर को बचाने के लिए हुकूमत के खिलाफ वोट देंगे, और लोगों ने वोट दिया, हमने वोट लिया। सही कारी साहब, ये कौन सी सियासत पीपल्स पार्टी कर रही है इस वक्त, जिस पर आपके जो मुखालफिन है वो भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी नून लीग से बेहतर सियासत कर रही है? ख्वाजा आसिफ साहब ने 3 रोज पहले ये कहा कि पीपल्स पार्टी जिस किस्म की सियासत कर रही है 2023 में शायद कहीं ना कहीं अपने लिए गुंजाइश निकाल ले। कल चौधरी निसार साहब ने कहा, जो बड़े मुखालिफ रहे आपके, वो भी समझते हैं कि पीपल्स पार्टी इस वक्त बहुत बेहतर पॉलिटिक्स कर रही है। तो कौन सी ये सियासत है जिसकी आपके मुखालफिन इस वक्त तारीफ कर रही है? पीपल्स पार्टी अपनी एक कंसिस्टेंट पॉलिटिक्स लेके चलती है। कुछ जमातों का आज नुक्ता नजर आया है कि वोट को इज्जत दो, उनका आज नुक्ता नजर आया है कि आइन के तहत इदारे काम करें, उनका आज नुक्ता नजर आया है कि इलेक्शन फेयर होने चाहिए, या 4 साल या 6 साल पहले आया। पीपल्स पार्टी तो 50 साल से कंसिस्टेंटली इस आईनी हुक्मरानी की बात कर रही है, इस वोट को इज्जत दो की बात कर रही है, इस आइन के तहत तमाम इदारों के रोल के अंदर रह के करने की बात कर रही है। लिहाजा लोगों ने अब समझ लिया, मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट भी देख ली, PTI की गवर्नमेंट भी देख ली, और लोगों को समझ आ गई कि पीपल्स पार्टी जो बात कहती रही है, आज सब उस बात पे इकट्ठे हो रहे हैं। लिहाजा पीपल्स पार्टी ने PDM के अंदर रहते हुए भी 2 चीजें मनवाई, बाय इलेक्शंस हम जीते, सेनेट हम जीते, वरना हमारे दोस्तों का तो ख्याल था कि हम बाय इलेक्शन का बायकॉट करें, सारी सीटें। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कायरे साहब कि इन्हीं पार्टी के कुछ रहनुमा इसको प्लान B भी कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट का, यानी कि पीपल्स पार्टी की सियासत को ये भी कहते हैं कि डील कर ली है। मैं मिसाल के तौर पे बताता हूं कि आज ही हमारे प्रोग्राम में शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने यह कहा कि अदम एतमाद की बात 7 सीटों के साथ वही लोग कर सकते हैं जो कोई डील के जरिए अदम एतमाद को कामयाब करवाना चाहते हो। देखिए, मैंने पहले सवाल का जवाब दे दिया। शाहिद खाकान साहब तो वो साहब हैं जो पीपल्स पार्टी से पता नहीं किस बात का बुग़्ज़ रखते हैं, और हसन इकबाल साहब, उन्होंने तो बिला वजह, बगैर किसी वजह के पीपल्स पार्टी को मजबूर कर दिया। वो इख्तियार जो उनके पास था नहीं, वो उन्होंने इस्तेमाल करके हमें नोटिस दे दी। किस बात के तहत नोटिस? ये कौन सी कॉर्पोरेट बॉडी थी, ये कौन सी लीगल बॉडी थी, ये कौन सी सियासी जमात थी जिसको उन्होंने नोटिस देने शुरू किए? और क्या हमने गुनाह कर दिया था? नहीं, वो कहते हैं आप कह रहे हैं बुग़्ज़ है, वो कहते हैं बुग़्ज़ की बात नहीं है, बात ये कि हम आइन असूल की सियासत कर रहे हैं, और वो नहीं कर रही। कौन सी आइन और असूल की?
शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि कौमी हुकूमत बननी चाहिए, वो कहते हैं कि 2026 से 2023 में इंतखाब फेयर एंड फ्री होने चाहिए। मरियम बीबी कहती है कि मेरा बस चले, मैं 5 साल इस हुकूमत को चलने दूं। और पीडीएम के अंदर आप बैठ के, उनका तो पीडीएम को तो असूल ये था, जब था, अब तो पीडीएम अगर नहीं रही, जब पीडीएम थी तो उसका असूल ये था और इस बुनियाद पे बनी थी कि इस हुकूमत का फौरन खात्मा होना चाहिए। तो जब वो नारा ही खत्म हो गया तो फिर पीडीएम कहां, हुकूमत की अपोजिशन का। अब खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, किसी पे तो इल्जाम लगाना है। तो पीपल्स पार्टी अपनी प्रिंसिपल पोजीशन पे खड़ी है और लोगों को इस बात की समझ आई कि पीपल्स पार्टी दुरुस्त कह रही थी, उस वक्त नहीं माना गया, बाद में नहीं माना गया। लेकिन कार साहब अभी कुछ लोग हैं, जैसे मैंने पहले भी ख्वाजा आसिफ साहब के इंटरव्यू का हवाला दिया, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब अभी ये समझते हैं कि दरवाजे बंद करना पीपल्स पार्टी और एएनपी पे गैर सियासी रवैया है, वो कह रहे हैं कि इनको शामिल करना चाहिए दोबारा। तो पीपल्स पार्टी क्या आने के लिए तैयार है पीडीएम में दोबारा? हमने कभी भी पीडीएम नहीं छोड़ी, हमारे साथ ज्यादती की गई, इंसल्ट की गई, उसका जवाब हमने दिया है कि ये तरीकाकार है। हम उस पे आके पीडीएम और नो पीडीएम, पीडीएम तो खत्म हो चुका ना, अब दोबारा इसको तश्कील देनी होगी। मेरी नजर में अब कोई पीडीएम नाम की चीज बाकी नहीं। 2.0 नहीं, पीडीएम अब हो ही नहीं ना साहब। पीडीएम क्या था? पीडीएम कोई जमात नहीं थी, पीडीएम कोई लीगल एंटिटी नहीं थी जिसमें कुछ लोग चले गए, कुछ निकल जाए आ जाए, तो वो एंटिटी कायम रहती है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि पीडीएम अब है नहीं, सुने पीडीएम 10 जमातों का एक अंडरस्टैंडिंग जिसको एक असूल के तहत लिखा गया, उस असूल से पहले नंबर पे इन्हिराफ किया मुस्लिम लीग और जेयूआई ने और बाकी जमातों ने, और उन्होंने कहा कि हम उसका सेकंड लास्ट लाने की हम उसको छोड़ते हैं और इस्तीफे दें। पहले तो वो उससे इनखिलाफ हुआ और उसकी बुनियाद पे जब हमने लीडर ऑफ द अपोजिशन बने, चले इस पे इख्तलाफ हो गया, उनका एक अपना मौकफ है, हमारा एक अपना मौकफ है, वो कहते हैं हम दुरुस्त हैं, हम कहते हैं हम दुरुस्त। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने अब कहना शुरू कर दिया कि कौमी हुकूमत बने, जो पीडीएम का एजेंडा नहीं है। उन्होंने कहा 2023 का इंतखाब फेयर होना चाहिए, जो पीडीएम का एजेंडा नहीं है। मरियम बीबी ने कहा मेरा बस चले तो मैं 5 साल मुस्लिम लीग की हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत चलने दूं, जो पीडीएम का एजेंडा नहीं है। जुबैर उमर साहब ने कहा, राना तनवीर साहब ने कहा कि हमें ये हुकूमत सूट करती है, हम क्यों उसको गिराएं? लेकिन एक बात बताएं कि एजेंडा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया कमर ज़मान के साथ मौजूद थे, प्रोग्राम में शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे इसके बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आमतौर पे आरएलएनजी से जो बिजली प्रोड्यूस की जाती है वो सस्ती होती है और जो फर्नेस ऑयल से हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं, वो ज़्यादा महंगी होती है। लेकिन पाकिस्तान ने जो अक्टूबर के लिए 2 स्पॉट कार्गोज खरीदे हैं वो हमें $20 पर MMBTU के मिले हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर हीट कॉन्टेंट में फर्नेस ऑयल और आरएलएनजी का मुआवजा किया जाए तो इस वक्त फर्नेस ऑयल सस्ता हो गया है और जो आरएलएनजी है वो महंगी है। हीट कंटेंट का मतलब ये है कि जितनी तवानाई हम $20 की आरएलएनजी खरीद कर पैदा कर सकते हैं, उतनी ही तवानाई हम $12 के फर्नेस ऑयल खरीद कर भी पैदा कर सकते हैं। इसलिए सवाल अब ये है कि मेरिट ऑर्डर के मुताबिक पाकिस्तान को बिजली पैदा करने के लिए क्या सस्ता पड़ेगा, फर्नेस ऑयल या आरएलएनजी? और इस पर बात हम करेंगे माहिर मईशत और एक हमारे साथ मौजूद है समीरा। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब ये पाकिस्तान के सामने सिचुएशन है क्योंकि स्पॉट पे जो हमने बाइंग की है वो महंगी है, $20 पर MMBTU इस वक्त हम आरएलएनजी खरीद रहे हैं, और दूसरी तरफ फर्नेस ऑयल जो कि आमतौर पे महंगा फ्यूल है बिजली पैदा करने के लिए, वो अब इसके मुकाबले में सस्ता हो गया अगर हीट कंटेंट को देखें। तो क्या ऑप्शन पाकिस्तान के लिए बेहतर है अगर हमें बिजली प्रोड्यूस करनी है, फर्नेस ऑयल पे की जाए या आरएलएनजी पे की जाए? देखिए, थियोरेटिकली तो आप बात सही कह रहे हैं कि इस वक्त हीटिंग वैल्यू टर्म्स में जो एलएनजी की स्पॉट प्राइस है वो तकरीबन $15-16 $20 MMBTU तक आ गई है, जबकि जो फर्नेस ऑयल की प्राइस है वो तकरीबन $10 से $12 MMBTU $13 MMBTU तक पड़ रही है। तो डेफिनेटली इसकी वजह से जो है अगर आप फ्यूल कॉस्ट के टर्म्स में देखें तो फ़र्क काफ़ी आ रहा है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारे मेजर पावर प्लांट्स है, जो कि हमारी पिछले 4-5 साल में जो पावर सेक्टर में मेजर इन्वेस्टमेंट हुई है, उसमें एलएनजी के जो प्लांट्स लगे हैं उनका साइज बहुत बड़ा है और काफ़ी सारे पावर प्लांट्स में ऑल्टरनेट फ्यूल जो, जैसे फॉर एग्जांपल जो 3 विकी बलोची हवेली बहादुर शाह के प्लांट्स हैं या जो इसके अलावा 4 जो ये सैर सफायर हेल्म और ओरिएंट है, इन सब में जो ऑल्टरनेट फ्यूल है वो HSD डीजल है। तो इसलिए जो है वो फर्नेस ऑयल उनमें कंज्यूम हो नहीं सकता। तो जितना मेरा ख्याल है गवर्नमेंट फर्नेस ऑयल कंज्यूम कर पाएगी ज़्यादा से ज़्यादा वही हो सकेगा, कंसिडरिंग के जो जितने पावर प्लांट उनके पास हैं और डिमांड का क्या लेवल है। इस वक्त तकरीबन हम 20% बिजली जो है
इन महीनों में जो है वो RLNG पर प्रोड्यूस करते हैं। दूसरी तरफ हमारी HVDC की लाइन भी ऑनलाइन हुई है, तो होपफुली उससे भी मेरिट ऑर्डर फॉलो करने में कुछ मदद मिलेगी। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये कि फर्नेस ऑयल भी जो है, अगर आपने देखा होगा 2017-18 के बाद जब से ये प्लांट्स LNG के ऑन हुए थे, तो फर्नेस ऑयल की ऑफटेक में भी काफ़ी प्रॉब्लम होना शुरू हो गई थी, क्योंकि यहाँ उसकी डिमांड काफ़ी कम हो गई थी। पाकिस्तान तकरीबन 2.5 से 3 लाख टन महीने का फर्नेस ऑयल बनाता है। इसके बाद ये प्रॉब्लम हुई कि उसकी ऑफटेक में इशू हुए, जिसके बाद जो है रिफाइनरीज ने फर्नेस ऑयल बनाना भी कम कर दिया और ओवरऑल जो है थ्रूपुट नीचे आ गया। लेकिन अब जो है सिचुएशन बिल्कुल उल्टी हो गई है। अगर आप पिछले महीने का डेटा देखें तो तकरीबन 5 लाख टन से ज़्यादा फर्नेस ऑयल इस्तेमाल हुआ है, जो कि हमारी मंथली प्रोडक्शन से भी ज़्यादा है। और पाकिस्तान इस वक्त फर्नेस ऑयल के 2 से 3 टैंकर इम्पोर्ट कर रहा है। एक और सिचुएशन जो इससे इमर्ज हुई है फर्नेस ऑयल के हवाले से, वो ये कि फर्नेस ऑयल के ऊपर प्रीमियम, यानी हम जो FOB प्राइस के ऊपर जो प्रीमियम पे करते थे वो $20 से $30 टन था, वो बढ़ के जो है $120 से $130 टन हो गया, तकरीबन 5 से 6 टाइम्स हो गया। तो प्राइस में भी उसकी वजह से इम्पैक्ट आया है। और आपने फर्नेस ऑयल की प्राइस भी देखी होगी, वो तकरीबन ₹1,00,000 टन के लगभग आ गई है। तो इसलिए जो है वो फर्नेस ऑयल को भी इस्तेमाल करना इतना सिंपल नहीं है। डेफिनेटली जो आप कह रहे हैं कि बिजली की प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि आप अगर इस वक्त फर्नेस ऑयल में बिजली पैदा करें या जो है वो RLNG पे करें या कोल पे करें, सबकी कीमतें सिग्निफिकेंटली बढ़ी हैं। कोयले की कीमत भी तकरीबन 100% बढ़ गई है। RLNG की कीमत आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और फर्नेस ऑयल की कीमत भी बढ़ गई है। तो बेसिकली देखना पड़ेगा कि मेरिट ऑर्डर पे अब आपको सस्ता क्या पड़ता है, LNG या फिर फर्नेस ऑयल, क्योंकि जो LNG के प्लांट्स हैं वो ज्यादा एफिशिएंट भी हैं हमारे पुराने फर्नेस ऑयल के प्लांट से। लेकिन जरा मुझे अगर इन टर्म्स बता सकें आपके, जो हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट इस वक्त फर्नेस ऑयल की कितनी आएगी, और RLNG अगर हम $20 पे खरीदते हैं तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी? देखिए, ऐसा है कि इसमें दो चीजें देखने वाली हैं। कि एक तो ये कि हम जो हमारे यहाँ जो ये LNG की प्राइस डिटरमिन होती है ना, उसके अंदर जो ओगरा का निज़ाम है, वो सिस्टम मैकेनिज्म वो ऐसा है कि वो जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट वाली LNG और जो स्पॉट पे खरीदते हैं, स्पॉट पे LNG खरीद रहे हैं, वो दोनों को जो है वो एक साथ ब्लेंड करके एक साथ एक प्राइस डिटरमिन करते हैं। राइट। तो इसलिए मेरिट ऑर्डर पे डेफिनेटली अभी भी LNG जो है वो फर्नेस ऑयल से ऊपर ही आएगा, ठीक है। और आज की प्राइस पे अगर मैं जो है एक रीजनेबल एफिशिएंसी लेवल अज्यूम करके, क्योंकि हमारे फर्नेस ऑयल के कुछ प्लांट्स 45% एफिशिएंसी वाले, कुछ 37% वाले, और इसी तरह RLNG जिन प्लांट्स में कंज्यूम हो रही है उसमें भी एफिशिएंसी मुख्तलिफ है। जो 3 RLNG के बड़े प्लांट्स हैं उनकी एफिशिएंसी 60% के लगभग है। जो पुराने 4 सैफ, सफायर, हेल्मर, ओरिएंट उनकी 50% के लगभग है। तो आप रीजनेबली अज्यूम कर लें कि RLNG अगर आज की प्राइस पे $75 ब्रेंट पे मिलती है और हम रीजनेबल एफिशिएंसी रखें तो ₹21 यूनिट बिजली पड़ती है। फर्नेस ऑयल पे तकरीबन ₹19.5 और कोयले पे तकरीबन ₹11.5। इसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड नहीं है। सारे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी पास थ्रू होती है, तो वो डिपेंडिंग क्या फ्रेट लगता है, क्योंकि हमारे जो जैसे साहिवाल और जो कराची का पोर्ट कासिम का प्लांट है, इन दोनों के स्पेक्स सेम है, लेकिन इसके बावजूद इनकी फ्यूल कॉस्ट में खासा फर्क होता है, क्योंकि कोयला हम इंपोर्ट करते हैं। सभी RLNG इंपोर्ट करने के 2 मकासद थे। एक तो हमारे अपने गैस के जो ज़खायर हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, तो हमें गैस की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, एज अ फ्यूल पावर प्रोड्यूस करने के लिए RLNG सस्ता पड़ता था, लेकिन अब अगर हम $20 पे ये इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हुकूमत अगर बेहतर फैसले करती, ताख़ीर ना करती और हम जल्दी इंपोर्ट कर लेते RLNG, तो हमें सस्ती पड़ती। जैसे कई ममालिक हैं, चाइना, जापान, इंडिया, जो कि अपनी विंटर की डिमांड देख के जल्दी इंपोर्ट कर लेते हैं और उस वजह से उनको प्राइस बेनिफिट भी मिलता है। अब हम ताखीर से करें तो हमें महंगी RLNG मिल रही है। देखिए, ऐसा है कि मेरा ख्याल है कि डिमांड, अगर अर्ली बुकिंग के लिए आपके पास डिमांड का आउटलुक जो है वो पहले से अच्छा होना चाहिए था। जब से डिमांड का आउटलुक यानी इकोनॉमी थोड़ी सी स्टेबलाइज हुई है, वहां से हमने देखा है कि प्राइसेस काफी तेजी से ऊपर गई। बल्कि अगर आप ये टेंडर हटा के जो पीछे के 2 टेंडर्स में देखें तो प्राइसेस बिल्कुल ही आउट ऑफ वैक थी। $25 और $28 पर MMBTU तक भी हमें बिड्स जो है वो मौसूल हुई हैं, जो ऑप्शन स्क्रैप भी हुए हैं। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट की मैनेजमेंट में तो इतना कोई मेजर इशू नहीं है। प्लानिंग के हमारे थोड़े बहुत इश्यूज तो रहते हैं। दूसरा ये कि आप देखें कि डायनेमिक्स भी काफी स्पीड में चेंज हुए हैं, क्योंकि अचानक ही सारे, इस वक्त आप देखें फ्रैंकली स्पीकिंग तो ऑयल जो है वो काफी कॉम्पिटिटिव हो गया है अगेंस्ट अदर फ्यूल्स। हालांकि यूजुअली इट्स द रिवर्स। हमने जब, जैसे आपने खुद भी पॉइंट आउट किया कि हमने जब ये पावर प्लांट्स लगाए थे कोल और RLNG दोनों पे, दोस्तों का अजम्पशन ये थी कि ये फ्यूल्स $1 पर MMBTU में ऑयल के मुकाबले में सस्ते हैं।
बट अगर आज आप देखें कि $72-73 पे ब्रेंट ऑयल है, इसके मुकाबले में RLNG की जो प्राइस है उसको मैं ऑयल इक्विवेलेंट कन्वर्ट करूं तो $115 MMBTU है, $115 पर बैरल है। तो इस वजह से जो है वो जाहिर है जो अजम्पशन रख के आपने पावर प्लांट लगाया था वो अजम्पशन ही अगर इतनी ज्यादा बहुत बहुत शुक्रिया। समीउल्लाह तारिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, तो उसे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।